आज हमारे पास जो खबरें हैं वो एक पहेली के टुकड़ों जैसी हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब करीब 3 करोड़ नाम हट जाते हैं। दूसरी तरफ सरकार 10 लाख युवाओं को एआई सिखाने का एक मेगा प्लान लॉन्च कर रही है। और इन सब के बीच एक 17 साल की लड़की स्क्वैश कोर्ट पर इतिहास रच रही है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है? और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए आज इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि ये अलग अलग घटनाएं मिलकर हमें आज यानी 6 जनवरी 2026 की दुनिया के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल। देखिए, एक अकेली खबर शोर की तरह लग सकती है, लेकिन जब हम इन सभी को एक साथ देखते हैं तो एक संगीत सुनाई देने लगता है। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग धागे मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। चलिए तो सीधे उसी बड़ी संख्या से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को क्लीन अप करने की एक ड्राइव के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं। 2 करोड़ 89 लाख, ये संख्या तो मतलब अविश्वसनीय लगती है। हाँ, संख्या चौंकाती जरूर है, लेकिन हमें इसे थोड़ा संदर्भ में देखना होगा। इस प्रक्रिया को टेक्निकली विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। अच्छा। जो असल में कैचअप प्रोसेस है। मतलब भारत में हर साल लाखों लोग शहर बदलते हैं, पते बदलते हैं और दुर्भाग्य से कुछ लोगों का निधन भी हो जाता है। हमारी जो सूचियां हैं वो कई सालों तक ठीक से अपडेट नहीं होती, जिससे डुप्लीकेट नाम और गलतियां जमा होती रहती हैं। तो ये एक तरह से सिस्टम की सफाई है। लेकिन फिर भी लगभग 3 करोड़ नाम, इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से क्या ये खतरा नहीं है कि असली वोटर्स भी बाहर हो जाए? इतने बड़े पैमाने पर इसे वेरीफाई कैसे किया जाता है? बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। सही बात है। लक्ष्य तो यही है कि हर योग्य नागरिक वोट दे सके और कोई भी फर्जी वोट ना पड़े। लेकिन जब आप इतने बड़े स्केल पर काम करते हैं तो गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब लोगों को इन हटे हुए नामों पर आपत्ति जताने और उन्हें ठीक करवाने का मौका दिया जाएगा। तो एक तरफ सिस्टम की पुरानी गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी छलांग की तैयारी हो रही है। अगली खबर एआई से जुड़ी है और इसका स्केल देखकर तो मतलब सच में सिर चकरा गया है। सरकार ने एक साल में 10 लाख युवाओं को एआई में ट्रेन करने का एक मैसिव प्लान लॉन्च किया है। ये सुनने में जितना शानदार लगता है उतना ही मुश्किल भी। क्या ये वाकई संभव है? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक दांव है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एआई पर शिफ्ट हो रही हैं। आने वाले समय में जिसके पास एआई की ताकत होगी वही दुनिया पर राज करेगा। मतलब ये एक तरह की रेस है। बिल्कुल। चीन और अमेरिका इसमें अरबों डॉलर लगा रहे हैं। ऐसे में भारत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बने या फिर उसके क्रिएटर। 10 लाख का आंकड़ा महत्वाकांक्षी जरूर है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। हाँ, लेकिन ये उस अर्जेंसी को दिखाता है जो सरकार महसूस कर रही है। ये सीधे सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा और ग्लोबल पावर बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। और इसी बीच कुछ और मोर्चों पर भी काम चल रहा है, जैसे दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने की कोशिशें। और एक और मामला जो लाखों कर्मचारियों से जुड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार को ईपीएफओ वेतन सीमा पर 4 महीने में फैसला लेने को कहा है। एक मिनट, ये ईपीएफओ वेतन सीमा का आम कर्मचारी के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ईपीएफओ यानी आपका प्रोविडेंट फंड, हाँ, जो आपकी सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जरिया है। अभी एक वेतन सीमा है जिसके नीचे कमाने वालों के लिए ही ये अनिवार्य है। सालों से मांग हो रही है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें। और सरकार इस पर फैसला टाल रही थी। हाँ, इसीलिए मामला कोर्ट पहुंचा। अब यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। क्या? सरकार भविष्य की समस्याओं जैसे एआई पर तो बहुत प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, लेकिन ईपीएफओ जैसे दशकों पुराने सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत पड़ रही है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम नई चुनौतियों को लेकर ज्यादा सक्रिय है, जबकि पुरानी समस्याओं को लेकर थोड़ा प्रतिक्रियावादी। मतलब हम भविष्य के लिए रॉकेट तो बना रहे हैं, लेकिन वर्तमान की सड़क के गड्ढे भरने के लिए किसी को याद दिलाना पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा कानून और समाज से जुड़े कुछ मुद्दों पर आते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि उसी केस में 5 और आरोपियों को बेल मिल गई। एक ही मामले में ये अलग-अलग फैसला क्यों? ये फैसला हमें हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी बारीकी समझाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक केस मतलब एक ही फैसला,
लेकिन कानून हर व्यक्ति को अलग अलग देखता है। अच्छा। अदालत हर आरोपी की भूमिका, उसके खिलाफ पेश किए गए सबूत और उस पर लगे आरोपों की गंभीरता का अलग अलग वजन करती है। इस मामले में कोर्ट को लगा कि 5 लोगों को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, लेकिन 2 के मामले में नहीं। तो ये सबूतों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय की तराजू हर किसी के लिए सबूतों के आधार पर अलग अलग झुकती है। और पहचान से जुड़ा एक और पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में सामने आया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व दिखाता है कि इस देश की स्पिरिट को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। बिल्कुल। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे ऐतिहासिक प्रतीकों का इस्तेमाल एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए किया जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बार बार टूटने और फिर से खड़े होने का रहा है। हाँ। तो जब उसे अदम्य भावना या अनब्रेकेबल स्पिरिट का प्रतीक बताया जाता है तो ये वर्तमान को एक गौरवशाली अतीत से जोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन क्या इस तरह के प्रतीकों पर जोर देने से एक तरह की पहचान मजबूत होती है और दूसरी तरह की पहचानें हाशिए पर चली जाती है? निश्चित रूप से। और यही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाना जो सबको साथ लेकर चले। इतिहास की व्याख्या हमेशा एक संवेदनशील विषय रही है। और जब हम अपने समाज की बात कर रहे हैं तो पड़ोस से एक परेशान करने वाली खबर है। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यापारी की हत्या और एक महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की खबर आई है। ये सिर्फ एक और क्राइम की खबर लगती है या इसके पीछे कुछ और भी है? ये सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की राजनीति में बदलते समीकरणों का भी संकेत हो सकता है। वो कैसे? अक्सर देखा गया है कि जब भी वहां की घरेलू राजनीति में उथल-पुथल होती है या कोई राजनीतिक गुट कमजोर पड़ता है तो सबसे आसान निशाना अल्पसंख्यक समुदाय बनते हैं। तो सवाल यह है कि इस घटना के पीछे कौन सी बड़ी राजनीतिक वजह छिपी हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि पड़ोसी देशों में होने वाली हर हलचल का असर इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल मंच पर चलते हैं। एक तरफ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मायार्ट्स भारत आ रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है। हाँ, जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक इंजन है और उनका चांसलर जब अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत को चुनता है तो ये एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है। मतलब ये कि बदलती दुनिया में यूरोप भारत को एक जरूरी पार्टनर के तौर पर देख रहा है, सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और एक स्थिर ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन इस स्थिरता की बात के बीच दुनिया के दूसरे कोनों से बहुत ही अस्थिर करने वाली खबरें आ रही हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने की धमकी दी है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमलों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। अगर आप इन दोनों घटनाओं को साथ देखें, ईरान और वेनेजुएला, तो एक खतरनाक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? महाशक्तियां दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में सीधे सीधे दखल दे रही हैं, जिससे टकराव का खतरा बढ़ रहा है। और इसी टकराव के बीच एक अजीब सी खबर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, जिसे यूरोपीय नेताओं ने खारिज कर दिया। ये तो किसी मजाक जैसा लगता है। सुनने में ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये उस गहरे बदलाव की तरफ इशारा करता है जिससे दुनिया गुजर रही है। दशकों से चले आ रहे कूटनीतिक नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान, ऐसा लग रहा है कि इन सबको चुनौती दी जा रही है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी हो सकता है, और यही भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और मोटा भी। मौका कैसे? जब पुराने नियम टूट रहे हों तो नए नियम लिखने वालों में शामिल होने का अवसर भी होता है। पहचान सिर्फ इतिहास और संस्कृति से ही नहीं बनती, खेल के मैदान पर मिली जीत भी देश को एक पहचान देती है। और इस हफ्ते 2 महिला खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु चोट के बाद मलेशिया ओपन में वापसी कर रही हैं। एक टॉप एथलीट की चोट के बाद वापसी सिर्फ एक स्पोर्ट्स न्यूज नहीं होती, ये दृढ़ संकल्प की कहानी होती है। महीनों की मेहनत, दर्द, अकेलापन और फिर से दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों से मुकाबला करने का आत्मविश्वास। सही बात है। ये दिखाता है कि चैंपियन सिर्फ मेडल से नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़कर वापसी करने की जिद से बनते हैं। और प्रेरणा की बात करें तो 17 साल की अनाहत सिंह ने तो कमाल ही कर दिया है। उन्होंने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के अंडर 19 फाइनल में जगह बनाई है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल, ये भारत में एक नए खेल की युग का प्रतीक है। सालों तक हम क्रिकेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, लेकिन अब स्क्वॉश, बैडमिंटन, जैवलिन जैसे खेलों में जब अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभाएं दुनिया जीतती हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे देश में टैलेंट का दायरा कितना बढ़ गया है। हाँ, और एक सफलता पूरे इकोसिस्टम को बदल देती है ना। हाँ,
आज अनाहत को देखकर देश भर में सैकड़ों बच्चे स्क्वैश रैकेट उठाने के लिए प्रेरित होंगे। तो आज हमने एक ही दिन की सुर्खियों के जरिए एक लंबा सफर तय किया, यूपी की वोटर लिस्ट से लेकर ईरान के प्रदर्शनों तक और एआई की छलांग से लेकर स्क्वैश कोर्ट पर मिली जीत तक। आज की चर्चा से एक बात साफ है, ये सब घटनाएं अलग थलग नहीं है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश है, तो एआई में ट्रेनिंग भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी। और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज तभी सुनी जाएगी जब हमारा घर, हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इन सुर्खियों में से कौन सी घटना 10 साल बाद इतिहास में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी और क्यों? दिलचस्प सवाल है। क्या वह 10 लाख युवाओं को एआई में कुशल बनाने का अभियान होगा, जो शायद भारत की तकनीकी क्रांति की नींव रखेगा, या दिल्ली दंगों पर आए अदालती फैसला जो हमारे कानूनी और सामाजिक ताने-बाने पर लंबी बहस छेड़ेगा, या फिर किसी 17 साल की लड़की की पहली बड़ी जीत जो भारत में एक नए खेल युग की शुरुआत करेगी। इस पर सोचने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इतिहास असल में आज ही लिखा जा रहा है।